जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जो भी कार्य हैं उनको कुशलतापूर्वक संपन्न कर रहे होंगे। अब विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा जो कार्य होता है वह शिक्षण का कार्य होता है। बढ़िया से मन ला के पढ़िए, है कि ना। क्योंकि इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो आप यह गौर करते हैं कि कोई व्यक्ति था जो अच्छा काम किया था, कोई व्यक्ति था जो खराब काम किया था। तो आप पे निर्भर करता है कि आप अपना इतिहास किस प्रकार से प्रत्यारोपित करते हैं। बिना विलंब के आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। उत्सर्जन का यह चौथा लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड है इस चैनल पे, तो अगर जो वो नहीं देखे हैं और ब्रिक या किडनी के बारे में जानना चाहते हैं, उत्सर्जन एवं उत्सर्जन के प्रकारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा सार्थक सिद्ध होगा। चलिए, आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन की रचना के बारे में गौर करेंगे और नेफ्रॉन में उत्सर्जन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होता है, इन सभी पे वार्तालाप होगा और इन सभी बिंदुओं पे एकाएक करके चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस कक्षा का। ब्रीक या किडनी के बारे में जब हम बताए थे तो आप लोग को बताए होंगे कि मानव शरीर का सबसे जो प्रमुख उत्सर्जन अंग है उसका नाम ब्रीक या क्या है, किडनी है। इसका वजन लगभग कितना होता है? 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम। कितना होता है जी? 150 ग्राम। 150 ग्राम वजन होता है। और फिर बताए थे कि किडनी के बाहर या चारों ओर या किडनी के बाहरी झिल्ली जो होती है उसे क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। क्या कहते ए नेफ्रॉन। क्या बोले? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ना, नेफ्रॉन किसे कहते हैं तो बोलेंगे ब्रिक के, क्या बोले, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, ब्रिक के संरचनात्मक नेफ्रॉन किसे कहते हैं? ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते। बोलिए तो। ये आप जो चित्र देख रहे हैं यह है नेफ्रॉन। क्या है? इसको एकदम कई गुना बड़ा किया गया है तब ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, और नहीं तो यह इतना छोटा होता है कि अपन आंख जो है और से देख भी नहीं तो सकता है। नंगी आंख की सहायता से इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, है कि ना। यह किडनी में होता है। किडनी में, किडनी का वजन हम बताए कि 150 ग्राम एक किडनी का वजन। एक किडनी में अगर जो बात करें तो नेफ्रॉन की संख्या होता है 10 लाख। कितना लाख? तो इतना छोटा ही होता है। ये समझो कि महीन महीन जो नस होता है ना उसके भांति होता है, लेकिन उसको जूम करके इतना बड़ा आपको दिखाया जा रहा है। कहता है नेफ्रॉन ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन किसे कहते हैं? ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और एक ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख होती है। एक ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है? 10 लाख होती है। अब ब्रिक
में नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन को कहा जाता है ब्रिकाणु। क्या कहा जाता है? ब्रिकाणु। तो कहता है नेफ्रॉन वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं और इसे ब्रिकाणु के नाम से भी जाना जाता है। एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है? 10 लाख होती है। कितनी होती है? 10 लाख होती है। अब 10 लाख जो पाया जा रहा है, ढेर सारा संख्या है। दो वृक्क में मिलाएंगे तो और संख्या बढ़ जाएगा, दोगुना हो जाएगा। समझिए, जो सजीव है, सजीव का सबसे छोटा क्रियात्मक एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है उसको कोशिका कहते हैं। कोशिका मिलता है तो उत्तक बनता है, उत्तक मिलता है तो अंग बने छे, अंग मिले छे तो अंगतंत्र, अंगतंत्र से ही पूरा शरीर का निर्माण होता। उसी प्रकार से वृक्क है, उसका सबसे छोटा, सबसे एकदम बित्ती गो जो सबसे सूक्ष्म जो इकाई है ओकरे कहता है बउआ नेफ्रॉन। और नेफ्रॉने के कहा जाता है ब्रिकाणु। कौन अणु? ब्रिकाणु। वृक्क के अणु मतलब ब्रिकाणु। क्या बन गया? ब्रिकाणु। क्या बोला? ब्रिकाणु। क्या बोले? ब्रिकाणु। तो कहता है कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं? क्या बोले बउआ? नेफ्रॉन किसे कहते हैं? नेफ्रॉन। एक है नेफ्रॉन, और जब हम चलेंगे उधर तंत्रिका तंत्र की ओर तो आप पढ़ेंगे न्यूरॉन। क्या पढ़ेंगे? न्यूरॉन। और दोनों महत्वपूर्ण है, दो भाई दोनों तबाही। समझ में आया? समझिए, कहता है कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं? परिभाषा लिख देते हैं बाबू, समझिएगा। कहता है वृक्क के संरचनात्मक एवं बोलिए क्रियात्मक इकाई को, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं। आज के बाद नेफ्रॉन में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। समझ में आया? कहता है नेफ्रॉन किसे कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसे, जी हाँ जी, इसे ब्रिकाणु भी कहते हैं। इसे ब्रिकाणु भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? ब्रिकाणु भी कहते हैं। इसे ब्रिकाणु भी कहते हैं। एक वृक्क में इसकी संख्या, एक वृक्क में इसकी संख्या, कहता है एक वृक्क में इसकी संख्या लगभग कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख होती है। कहा कि वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसे ब्रिकाणु भी कहते हैं। एक वृक्क में इसकी संख्या लगभग 10 लाख के करीब होती है। कोई दिक्कत है? यह आंकड़ा कभी कभी 8.5 लाख भी दे देता है कि ना? तो ये सब थोड़ा सा समझिएगा। आगे कहता है कि यह जो वृक्क है नेफ्रॉन जो है उसकी संरचना एकदम सरल होती है। कहता है कि इसमें अनेकों संरचना पाया जा रहा है। इसमें देख तुमको लोग को दिखाई दे रहा होगा कि कप के भांति एक संरचना है। किसके भांति एक संरचना है? कप के भांति। किसके भांति? कप के भांति। ऐसे खुला हुआ है, समझो कि कप उलटा हुआ है, ऐसे करके एडजस्ट है ना? यह कप के भांति जो संरचना है रे बाबू, ओकरा कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। वृक्क में प्याले नुमा, वृक्क में नेफ्रॉन में प्याले नुमा एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। आई बोमेन संपुट के अंदर तुम लोग देखा होगा कि जाली के भांति एक रचना है। जाली के भांति एक क्या है? रचना है। तो कहता है बोमेन संपुट के अंदर रक्त कोशिकाओं का जालनुमा गुच्छा पाया जाता है। हम कहे कि वृक्क
के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसकी संख्या एक वृक्क में लगभग 10 लाख के आसपास होती है। नेफ्रॉन को वृक्काणु के नाम से भी जाना जाता है। यह जो नेफ्रॉन है उसमें प्याले के भांति एक संरचना होती है, प्याले के भांति एक संरचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। इस बोमेन संपुट में रक्त कोशिकाओं का जाल नुमा गुच्छा पाया जाता है, जिसे जाल नुमा गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं बोमेन संपुट। कौन संपुट? बोमेन संपुट। कौन संपुट बोले? बोमेन संपुट। नाम लिख रहे हैं, समझिएगा। यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यहां से, यह जो भाग है इसको कहते हैं बोमेन संपुट। कौन संपुट? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। ठीक है। कहता है कि नेफ्रॉन में प्याले के भांति एक संरचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। अब बोमेन संपुट में रक्त कोशिकाओं का, किन कोशिकाओं का? जाल नुमा गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं बउआ? ग्लोमेरुलस। ये वाला जो जाली के भांति जो संरचना है ना इसको कहते हैं बउआ, क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहते हैं। कहता है कि नेफ्रॉन में प्याले के भांति एक संरचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, और बोमेन संपुट के भीतर या अंदर रक्त कोशिकाओं का जाल नुमा गुच्छा पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? याद हुआ? बताइए। नेफ्रॉन में प्याले के भांति जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। इसमें रुधिर कोशिकाओं का या रक्त कोशिकाओं का जो जालनुमा गुच्छा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट, ये दोनों के जो मिश्रित रूप है उसको कहते हैं मैलापिगियन संपुट। कौन संपुट? मैलापिगियन संपुट। कौन संपुट? मैलापिगियन संपुट। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन संपुट, ये दोनों के जो सम्मिलित रूप है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बउआ? मैलापिगियन। 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 मैलापिगियन संपुट। मैलापिगियन संपुट। मैलापिगियन संपुट कहते हैं। कहता है बउआ कि यह जो प्याले के भांति जो संरचना है उसके बोमेन संपुट कहते हैं, और जो रक्त कोशिकाओं का जालनुमा गुच्छा है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट, ये दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? बताइए। क्या कहते हैं? मैलापिगियन संपुट। मैलापिगियन संपुट। अब कहता है कि यह जो संरचना आप देख रहे हैं तो इसमें देखिए ये ढेर सारा इन नली के भांति ऐसे संरचना आया है। तो जब नीचे की ओर एक आ रहा है, एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर आ रहा है, एक ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब नीचे की ओर आएगा ना, नीचे की ओर तो दाब है, नीचे की ओर आ रहा है, तो कहता है यह वाला जो दाब है एरा कहते हैं अवरोही। क्या कहते हैं? अवरोही चाप। कौन चाप? अवरोही चाप। ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, हम आपको बता रहे हैं। यह नीचे की ओर जो नलिका आ रही है तो इसमें जो चाप होता है उसको कहता है अवरोही चाप। कौन चाप? ऊपर की ओर जो नलिका जा रहा है इसमें जो चाप होता है उसको कहते हैं आधिरोही चाप। कौन चाप? आधिरोही। नीचे की ओर आ रहा है तो अवरोही, और ऊपर की ओर जा रहा है तो आधिरोही। कौन रोही? आधिरोही। ये दोनों के बीच में एक विशेष प्रकार की जो संरचना पाई जा रही है, ये वाला जो संरचना यहाँ मूड़ा, इसको कहते हैं हेनले चाप। कौन चाप? हेनले चाप। देखिए ना बउआ, हम आपको क्या कहे, जो समझिए पहले एकदम आराम से समझिए। हम कह रहे हैं कि नीचे की ओर जो चाप आ रहा है इसको कहते हैं अवरोही। क्या कहते हैं? अवरोही चाप। कौन चाप? अवरोही चाप। अवरोही चाप। ऊपर की ओर जा रहा है ना बाबू, तो इसको कहते हैं आधिरोही। क्या कहते हैं? आधिरोही। आधिरोही। आधिरोही चाप। आधिरोही चाप। आधिरोही चाप।
ठीक है। अब इन दोनों के बीच एक विशेष प्रकार की जो संरचना है एकदम ऐसे, तो उसको कहते हैं हेनले चाप। कौन चाप? हेनले चाप। कौन चाप? हेनले चाप। यह वाला जो संरचना है, यहां से यहां तक जो संरचना है, इसको क्या कहते हैं बउआ? हेनले चाप। कौन चाप कहते हैं? हेनले चाप। कौन सा चाप? हेनले, हेनले चाप, हेनले चाप, हेनले चाप। अब इसमें क्या होता है? रक्त छनाता है। रक्त क्या होता है? छनाता। हम कहे कि किडनी या ब्रेक या गुर्दा का प्रमुख कार्य होता है रक्त को छानना, लेकिन रक्त को छानना, लेकिन रक्त में छान कौन रहा है? रक्त को छान कौन रहा है किडनी में? तो उसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन। इसमें जब ब्लड आता है धमनी के द्वारा, तब ब्लड जब आता है तो यहाँ से शुरू होता है उसका छानने की प्रक्रिया। धीरे 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 छनाते हुए फिर रक्त को छान दिया जाता है, और उससे जो भी आवश्यक पदार्थ होता है उसको रख दिया जाता है, और जो अनावश्यक पदार्थ होता है उसको शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से यही क्वेश्चन पूछेगा कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? एक नंबर क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अब वृक्क का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त को छानना। रक्त को सबसे महत्वपूर्ण एक ऑब्जेक्टिव कि नेफ्रॉन मतलब किसे कहते हैं, या नेफ्रॉन के बारे में कहेगा कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्या? नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अच्छा, अब समझते हैं कि वृक्क है जिसमें उत्सर्जन की क्रिया या रक्त को कहे कि छानने की प्रक्रिया है, जो कितने चरणों में संपन्न होगा? तो 3 चरणों में। यह जो नेफ्रॉन है इसमें 3 चरणों में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अलग अलग चरण है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे जो पहला चरण है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। कौन सा चरण? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहता है कि यह हटा दें। ये बढ़िया से ही समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? अच्छा, एक बार यहां बताइए तो, यह वाला जो संरचना है इसको क्या कहते हैं? बोमेन। इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? आई दोनों के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? मैलापिगियन संपुट। कौन संपुट? नीचे की ओर आ रहा था कौन चाप? ऊपर की ओर जा रहा था ये वाला कहा है? हेनले चाप। कौन चाप? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 10 लाख। कितनी होती है? 10 लाख। अब हम जानते हैं कि वृक्क में उत्सर्जन की जो क्रिया है वह किस प्रकार से संपन्न होती है। तो लिखते हैं, चलिए वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया। कुछ कहा बउआ? वृक्क में उत्सर्जन की कौची क्रिया? वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया। तब पूछेगा कि वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया का वर्णन करें, तो बोलेंगे वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में संपन्न होता है? 3 चरणों में संपन्न होता है, जिसमें सबसे पहला चरण का नाम है ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस ना, वो है ग्लोमेरुलस, जिसमें बताए कि बोमेन संपुट में रक्त कोशिकाओं का जालनुमा जो गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ है ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कौन सा फिल्ट्रेशन? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कौन सा फिल्ट्रेशन? दूसरा जो विधि है, दूसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। नाम एकदम ऐंठल ऐंठल है, लेकिन ऐंठल नाम रहने से क्या कीजिएगा? ऐंठल तो कुछ होता है, जिलेबी भी होता है, लेकिन कितना आराम से अच्छा लगता है खाने में।
है कि ना। ठीक उसी प्रकार से अच्छा लगेगा एकदम। थोड़ा सा सब्र कीजिए। सब्र का फल कैसा होता है? मीठ होता है। ब्रेक में उत्सर्जन की क्रिया का वर्णन करें तो बोलेंगे ब्रेक में उत्सर्जन की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। 3 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में संपन्न होता है? 3 चरणों में। सबसे पहला जो चरण है उसका नाम है बउआ ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है। दूसरा जो चरण है बउआ ए लालू इन्हें देखो। हाँ, ट्यूबुलर ट्यूबुलर पुनर्वसोषण। ट्यूबुलर पुनर्वसोषण। ठीक है। तीसरा में बताइए। नहीं बताए हैं? एक का बता देते हैं, कतना बताएं। ट्यूबुलर ट्यूबुलर श्रावण। ट्यूबुलर श्रावण। ब्रेक में उत्सर्जन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? कितने चरणों में? पहला में बताइए ग्लोमेरुलर। दूसरा में बताइए ट्यूबुलर पुनर्वसोषण ट्यूबुलर। तीसरा में बताइए। दुइये को तो याद है करे कुटुंब। पहला में बताइए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर हमको कोई बालक पूछ रहा था कि भैया हमको बताइएगा कि जल का फिल्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, जल का शुद्धिकरण, है कि ना। वाटर फिल्ट्रेशन को समझाइएगा हमको। हम कहे कि ठीक है, कल उसके लिए एकदम स्पेशल वीडियो आ रहा है बाबू तुम्हारे लिए, है कि ना। काहे टेंशन करता है बउआ, है कि ना। आओ कोई टॉपिक रहेगा ना तब मैसेज कर देना, बता देंगे। ठीक है। हाँ चलिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दूसरा में क्या है? ट्यूबुलर। अरे ट्यूबुलर पुनर्वसोषण और तीसरा में ट्यूबुलर श्रवण। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, ट्यूबुलर पुनर्वसोषण क्या है और ट्यूबुलर श्रवण क्या है? एगो में समझिए, एगो में छन आएगा, एगो में अवशोषित होगा, एगो में फेंका जाएगा। आहा, एगो में छन आएगा, एगो में अवशोषित होगा, एगो में फेंका जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। ऐसे मान लो कि चाय बनाया, काय बनाया? दाल बनावनी, भात बनावनी है ना। समझो। कहता है कि सबसे पहले चाय है उसको छाना गया, और जो चाय पत्ते है उसको अलग फेंक दिया गया, और जो चाय था ओरा पी लिया गया, है कि ना। समझिए। कहता है कि ब्रेक में उत्सर्जन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? तो बोले ब्रेक में उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में संपन्न होती। पहला में ग्लोमेरुलर मेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर। आप देखिए आवाज लड़के धरे से, वाह। इधर प्रचार में भी देखा था ग्लो, है ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर। दूसरा में ट्यूबुलर पुनर्वसोषण और तीसरा में ट्यूबुलर श्रवण। तो कहता है कि उत्सर्जन के प्रथम चरण को, जी हाँ जी, उत्सर्जन के क्या बोले? उत्सर्जन के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते। उत्सर्जन के प्रथम चरण को उत्सर्जन के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते। इसमें रुकिए, सबर कीजिए। इसमें रक्त के साथ साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, प्रोटीन तथा विटामिन को छाना जाता है। क्या किया जाता है?
हम कहे कि उत्सर्जन के ब्रेक में उत्सर्जन की क्रिया का वर्णन कर रहे हैं, तो कहा कि सबसे पहला जो चरण है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो बोले कि यह ब्रेक में उत्सर्जन का प्रथम चरण होता है। यह ब्रेक में उत्सर्जन के प्रथम चरण को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें रक्त के साथ साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज और प्रोटीन तथा विटामिन को छाना जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? मच्छरदानी लगा के ना बउआ, मुझे बताए थे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कुछ बताए कि बोमेन संपुट में रक्त कोशिकाओं का जाल नुमा गुच्छा पाया जाता है। कैसा गुच्छा पाया जाता है? जैसे ही आ गया दाल, एक मतलब छनाएगा। अब चाहे मछली छनाए चाहे खून छनाए, कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो कहता है कि उत्सर्जन के प्रथम चरण को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें रक्त के साथ साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि को छाना जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? दूसरा है ट्यूबुलर पुनरअवशोषण। ट्यूबुलर पुनर, ये है प्रथम, ये है द्वितीय। तो कहेंगे कि ब्रेक में उत्सर्जन के द्वितीय चरण को या उत्सर्जन के द्वितीय चरण को ट्यूबुलर पुनरअवशोषण कहते। उत्सर्जन के द्वितीय चरण को ट्यूबुलर पुनरअवशोषण कहते हैं। इसमें 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 आवश्यक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें आवश्यक पदार्थों को क्या कर लिया जाता है? कहता तो ही हमार दुनिया जहान वाड़ो हो, है कि ना? कहाँ जा रहा भागला वो इधर, है कि ना? चलिए तीसरा में है ट्यूबुलर श्रावण। ट्यूबुलर, ट्यूबुलर हम कहे कि पहले कब्ज करेगा, छानेगा, फिर कब्ज करेगा, अवशोषित करेगा, और फिर कब्ज करेगा, जो है कि ना? अच्छा, कहता है लिखो पिको पेन, ट्यूबुलर श्रावण, ट्यूबुलर श्रावण। तो कहेंगे उत्सर्जन के अंतिम या तृतीय या अंतिम चरण को ट्यूबुलर श्रावण कहते हैं। इसमें अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता पे, है ना? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए लिखवा दीजिए ना, हमको अगर जो नहीं आ रहा है तो आप ही लिखवा दीजिए। बताइए उत्सर्जन के एक ना, बढ़िया से लिखा, उत्सर्जन के, अरे कुटुम हल्ला ना करो रे। उत्सर्जन के प्रथम चरण को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते। ए उत्सर्जन के प्रथम चरण को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, प्रोटीन तथा विटामिन को इत्यादि को छाना जाता है। दूसरा में बात करें, बताइए उत्सर्जन के द्वितीय चरण को क्या कहते हैं? ट्यूबुलर पुनर्वशोषण कहते। इसमें आवश्यक
पदार्थ को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, इसमें बताइए उत्सर्जन के ए ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण में बताया कि उत्सर्जन के द्वितीय चरण को ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण कहते हैं। इसमें आवश्यक पदार्थ को अवशोषित किया जाता है। ट्यूबुलर स्रावन की बात करेगा तो उत्सर्जन के तृतीय चरण को या अंतिम चरण को ट्यूबुलर स्रावन कहते हैं। इसमें अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह जो सेशन था आप लोगों को कैसा लगा, यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आगे कि जब ब्रिक खत्म हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, इसके बारे में अगर जानना है तो क्या कीजिएगा कि अगला जो लेक्चर आएगा उसका इंतजार कीजिएगा, है ना। और मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बम बम बोलते रहिए। जय हिंद।